वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 1 जनवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। उसके पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 की शुरुआत हो चुकी है, तो हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है और 2022 को एक बहुत ही बढ़िया साल अपने लिए बनाना है जहां पर हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक जानकारी और भी है, ओनली आईएएस में आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं थ्रू अ कूपन कोड। कूपन कोड का नाम है एस्पेरेंट। कल यानी कि 2 जनवरी 2022 को आप 11 बजे सुबह से लेकर 12 बजे के बीच में इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो भी कोर्सेस हैं उनमें एक डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। dpp.onlyas.in पे जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उनमें और video.onlyas.in पे जो कोर्सेस अवेलेबल हैं उनमें भी। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर सीधा यहाँ पर मेल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, दैट इज रिलेटेड टू अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक सेल है, इनोवेशन सेल, उन्होंने एक डेटाबेस रिलीज किया है जिसमें रैंकिंग दी गई है इनोवेशन के पर्पज से। इसे नाम दिया गया है अरिया। अरिया का फुल फॉर्म होगा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। यहां पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उनके द्वारा किए गए इनोवेशन के बेसिस पे रैंक किया गया है। ये इनिशिएटिव किसका है, ये जरूरी जानकारी है। ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो आपको जरूर से याद रखना है। और इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है AICTE के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इनोवेशन सेल के द्वारा। मिनिस्ट्री का जो इनोवेशन सेल है, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, रदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनोवेशन सेल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत में जो भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर एजुकेशन के या यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हें रैंक किया जाए कि वो इनोवेशन को कितना ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। रैंकिंग देते वक्त कई सारे पैरामीटर्स को संज्ञान में लिया जाता है, जैसे कि बजट या फंडिंग सपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन का कैसा है, उनके पास इंफ्रा या फैसिलिटीज कैसी हैं, क्या वो इनोवेशन को लेकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं या उसे प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को लेकर उनका क्या रोल रहा है, क्या वो नए नए और इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स ऑप्ट कर रहे हैं या कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर उनका क्या रवैया है, क्या नए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उनके द्वारा जनरेट किया जा रहा है या उसे कमर्शलाइज किया जा रहा है, और गवर्नेंस कैसा है इंस्टीट्यूशन का, क्या उसमें कोई इनोवेशन है क्या। इसके बेसिस पे जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, टेक्निकल कैटेगरी में और नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। टेक्निकल कैटेगरी में टॉप 3 पर कौन रहे? IIT मद्रास, ये तीसरा साल है जब टॉप पर रहा है। उसके बाद रैंकिंग रही IIT बॉम्बे और देन IIT दिल्ली की। नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में जाएंगे तो नंबर 1 पे रहा है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, देन IIM कोझिकोड या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सारी बातें इस रैंकिंग के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में है। साहित्य अकादमी अवार्ड को अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है 20 लैंग्वेजेस में। ये जो अकादमी है वो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार 2021 भी अनाउंस कर चुकी है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड की सबसे पहले बात करते हैं। इस अवार्ड को 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। हर साल ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। 24 अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं 24 लैंग्वेजेस में। अब आपको लग रहा होगा 24 लैंग्वेजेस किस हिसाब किताब से बन रहे हैं भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेजेस ही हैं। तो इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 लैंग्वेजेस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है, ये उनमें तो अवार्ड देते ही हैं। इसके अतिरिक्त 2 और लैंग्वेजेस इनके द्वारा अवार्ड देने के लिए सेलेक्ट की गई हैं, दैट इज इंग्लिश और राजस्थानी। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में इनके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। लिटरेचर्स की अगर आप बात करें तो ये 2nd हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। तो पहला कौन सा है भैया? पहला है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है इंडिया का, और उसके बाद नंबर आता है साहित्य अकादमी अवार्ड का। किस ऑथर को यह अवार्ड दिया जा सकता है? सबसे जरूरी चीज कि उसका इंडियन नेशनल होना जरूरी है। ये जरूर से याद रखिएगा, मतलब हम किसी बाहरी व्यक्ति को, किसी अन्य देश के नेशनल को अवार्ड नहीं दे सकते।
क्या आधार होता है अवार्ड का? आपने कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर को लेकर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा या उसके तहत रिकॉग्नाइज किया गया है। सपोज करिए कि दो लिटरेचर्स आ गए, लिटरेचर ए और लिटरेचर बी, दोनों की इक्वल मेरिट है। समझ में नहीं आ रहा कि किस बुक को हम अवार्ड दें और किसे ना दें। इन दैट केस हम बुक को छोड़कर ऑथर पे चले जाते हैं, देखते हैं ऑथर का लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या रहा है, उनकी क्या स्टैंडिंग है ऑथर्स के बीच में, और जो ऑथर सुपीरियर होगा उसे अवार्ड दे दिया जाएगा। सो दैट इज द क्राइटेरिया। कुछ और भी साहित्य अकादमी अवार्ड्स आते हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यंग राइटर्स को प्रमोट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है ऐसे ऑथर्स को जिनकी उम्र 35 साल से कम हो। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, ऐसे ऑथर्स जिन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर्स के में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन को इवेल्युएट करके ये अवार्ड दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन पेंगोलिन के बारे में है। रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन को अभी हाल ही में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में छोड़ दिया गया। टैगिंग की जाती है ताकि उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस किया जा सके। इसके बाद कुछ सॉफ्ट प्रोटोकॉल्स भी रिलीज़ किए गए हैं और कैसे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी उसके भी प्रोविजंस तैयार किए गए। पेंगोलिन के बारे में बात करते हैं। पेंगोलिन एक मैमल है जिसके शरीर के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, यानी कि स्केली एंट ईटर मैमल है। चींटियों को खाना इसे पसंद होता है। इसके शरीर पर ऐसे स्केल्स पाए जाते हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो परतदार होते हैं। इनकी जो स्केल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं, प्रोटेक्टिव होती हैं। वो इस मैमल को बचाते हैं किसी भी जो भी शिकार करने वाले जीव हैं उनसे। और जो इनके स्किन की ये स्केल्स होती हैं ये केराटिन की बनी होती हैं। केराटिन भला क्या है? केराटिन होता है एक प्रकार का प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा, ये वही प्रोटीन है जिससे ह्यूमंस में हमारे नाखून और बाल बने होते हैं। तो कुछ बहुत स्पेशल नहीं है, काइंड ऑफ प्रोटीन ही है, और उसी प्रोटीन से हमारे भी नील्स और बाल बनते हैं। लेकिन इंडियन पेंगोलिन को या पेंगोलिन्स को अक्सर उनके इन्हीं स्केल्स के लिए मार दिया जाता है। बड़ी सारी भ्रांतियां हैं कि कई सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं इन स्केल्स से। भाई वो भी केराटिन के बने हुए हैं, इंसानों के नाखून भी केराटिन के बने हुए हैं। तो अगर इससे कुछ बात बन रही है तो उन्हें खुद के अपने नाखून उखाड़ के दवा बना लेनी चाहिए। लेकिन इंसान तो ठहरा बुद्धिमान, भला क्यों करेगा अपना नुकसान? इन दैट केस इन जीवों को मार दिया जाता है। ये एकमात्र नोन मैमल है अर्थ का जिसके पास इस प्रकार के फीचर्स हैं। डाइट क्या है? कीड़े मकोड़े खाता है, इंसेक्टिवोर है, नॉक्टर्नल है, रात में चलना पसंद है इसे। ये बेसिकली चींटियों को और टर्माइट्स यानी कि दीमक को खाता है और इसके लिए अपनी लंबी सी जुबान का इस्तेमाल करता है और उसी जुबान का इस्तेमाल करके वो इन भोली भाली चींटियों को जान से मार देता है या दीमकों को खा जाता है। देखिए, वैसे तो पेंगोलिन की 8 स्पीसीज होती हैं, उनमें से 2 ऐसी हैं जो इंडिया में मिलती हैं। एक का नाम तो इंडियन पेंगोलिन ही है और दूसरा चाइनीज़ पेंगोलिन। अजीब लगेगा बट चाइनीज़ पेंगोलिन भी इंडिया में पाई जाती है। बात करते हैं पहले इंडियन पेंगोलिन की। इंडियन पेंगोलिन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग जो हिमालयाज का रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ पे जो स्पीसीज़ है इंडियन पेंगोलिन की, वैसे तो ये एरिड रीजन में मिलते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल और श्रीलंका में भी मिल जाते हैं। IUCN स्टेटस जो इनका है वो इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। बात करेंगे चाइनीज़ पेंगोलिन की। ये वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ पर मिल जाते हैं। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। तो दोनों का स्टेटस अलग है, ये ध्यान दीजिएगा। इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है जबकि चाइनीज़ वाला क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की बात करते हैं। उड़ीसा में लोकेटेड है, 1960s में इसे इनॉग्रेट किया गया था। ये पहला जू था भारत का जो वाजा का हिस्सा बना। वाजा क्या है? ये कोई बाजा नहीं है, वाजा का एक फुल फॉर्म है, दैट इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम। वाजा एक ग्लोबल अलायंस है जिसमें रीजनल जो भी जू या एक्वेरियम्स हैं वो उनका हिस्सा होते हैं जो एनिमल्स को बचाने का काम कर रहे हैं। और एक लीडिंग जू है ये जहाँ पर इंडियन पेंगोलिन या व्हाइट टाइगर्स की ब्रीडिंग करवाई गई। लेपर्ड, माउस डियर, लायंस, रैट, वल्चर्स, इन सभी लोगों को यहाँ पे ब्रीड किया गया ताकि उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ये दुनिया का पहला कैप्टिव क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर भी बना जहाँ घड़ियाल को 1980 में कैप्टिविटी में ब्रीड करवाया गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिली के बारे में है। साउथ अमेरिका की कंट्री है एक चिली। वहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन तैयार किया गया है। इसे काम दिया गया है कि वो चिली के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए।
ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है ताकि वहां पर जो अभी तक की तानाशाही रही है और उससे रिलेटेड जो प्रावधान रहे हैं उन्हें स्क्रैप करके एक नया संविधान बना लिया जाए जो लोगों के वैल्यूज़ हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें एड्रेस करता हो। इसमें यह भी बात आ रही है कि ये क्लाइमेट और इकोलॉजिकल इमरजेंसी को भी टैकल करेगा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। इसी संबंध में ये न्यूज़ में रहा है। बात करेंगे चिली के बारे में। चिली, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चिली के नाम से पुकारा जाता है, इसकी कैपिटल सेंटियागो है। ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जैसे यहाँ मैप में देखिए, ये सेंट्रल अमेरिका है, इसके ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये है चिली और यहाँ पे है इसकी कैपिटल सेंटियागो। लगभग इसके सेंटर में आपको मिलेगी ये जो कैपिटल है सेंटियागो। ये देखिए एक जमीन है जो एंडीज माउंटेन के बीच में और पैसिफिक ओशन के बीच में मिलती है। बॉर्डरिंग कंट्रीज में आपको नॉर्थ में मिलेगा पेरू, ये पेरू है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में बोलीविया, यहाँ पे ईस्ट में मिलेगा अर्जेंटीना और साउथ में ये है ड्रैग पैसेज, ठीक है, ये समंदर का हिस्सा है। फर्दर अटाकामा डेजर्ट भी, जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, वो यहीं पे पाया जाता है। यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के बहुत ही बढ़िया सोर्सेस मिल जाते हैं। ये बेसिकली देखिए इसके एरिड होने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हम्बोल्ट ओशन करंट आती है जो कि एक कोल्ड करंट है। ये काफ़ी ठंडी होती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बन जाती है। जैसे वैसे हम नॉर्मली ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, लेकिन चूंकि ये जो कोल्ड करंट है ये नीचे के हिस्से को ठंडा करके रखता है और ऊपर का हिस्सा कंपैरेटिवली गर्म हो जाता है। तो एक टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है, मतलब नीचे ठंडी होती है और जब हम ऊपर जाते हैं तो हिस्सा गर्म मिलता है। इसकी वजह से ये कोल्ड डेजर्ट की कंडीशन यहाँ पे बनती है। चुकीकमाटा दुनिया की सबसे बड़ा कॉपर टाउन है जो चिली में है। तो ये प्रश्न अगर कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, चुकीकमाटा दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर टाउन। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम किसान के बारे में है। इसकी 10th इंस्टॉलमेंट अभी 1 जनवरी 2022 को रिलीज़ की गई। इसी संबंध में ये न्यूज़ आई। फरवरी 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके तहत 6,000 रुपये पर एनम 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को दिए जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि उनके पास कितनी जमीन है। जमीन होनी चाहिए बस। कौन एलिजिबल है कौन नहीं, इसकी जिम्मेदारी स्टेट्स और यूटीज़ की गवर्नमेंट के पास है। फ़ायदा ये होगा कि इससे उनकी फाइनेंशियल नीड थोड़ी बहुत पूरी हो जाएंगी, वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और उन्हें मनी लेंडर्स के ट्रैप से निकाला जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्राफ्ट रूल्स फॉर जीएम फूड्स के बारे में है। सोशल एक्टिविस्ट फसाई के इस रूल जो गाइडलाइन है, ड्राफ्ट रूल्स हैं, उसका सख्ती से विरोध कर रहे हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ड्राफ्ट रेगुलेशन निकाला है जीएम फूड्स को लेकर। एक्टिविस्ट इसका ये विरोध कर रहे हैं कि आपने इन रेगुलेशंस के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जीएम फूड है या उससे बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया। इसे तो बैन करना था, रोकना था, आपने रेगुलेशंस लाके इसे अलाउ कर दिया है, ये गलत है। ये रूल अप्लाई होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनिजम्स, नॉट ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिनका इस्तेमाल फूड या उससे एसोसिएटेड प्रोसेसिंग में किया जा रहा हो। प्रोविजंस ये हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे फूड प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ का इस्तेमाल किया गया हो। इसके लिए उसे प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। जो लैब्स हैं जो जीएम फूड की टेस्टिंग करते हैं उन्हें स्पेसिफाई किया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें इंग्रेडिएंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता किसी भी ऐसे फूड प्रोडक्ट में जिन्हें बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। 1% या उससे अधिक जीएमओ कंटेंट किसी भी प्रोडक्ट में है तो उसकी लेबलिंग प्रॉपर की जानी चाहिए ताकि पता चल जाए कि हाँ जीएम प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है। अब इसका जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने विरोध किया कि आपने जो लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है इसको ला के तो इम्पोर्ट को अलाउ कर दिया ना, आपको तो रोकना था, बैन करना था, प्रोहिबिट करना था, बट आपने अलाउ किया ये बोल के कि लिख दो कि हाँ हम जीएमओ यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में जीएमओ रेगुलेशंस की बात करें तो शुरू में ये जिम्मेदारी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास हुआ करती थी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत आते थे। बाद में 2006 में फसाई आ गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के माध्यम से, तो ये जिम्मेदारी ये फसाई को दे दी गई है। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2006 के इसी नाम के एक्ट से बनाई गई। ऑटोनॉमस बॉडी है, अपने हिसाब से काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आती है। पब्लिक हेल्थ को इंश्योर करना इनकी जिम्मेदारी है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे ये जो पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसी पे प्रश्न आया था 2015 के प्रीलिम्स में
कि ये किसके अंडर में बनाया गया था। आपके सामने 4 एक्ट के नाम थे। इसका सही जवाब था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, यानी कि सी वाज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको तैयार रहना चाहिए। रिवीजन करते हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 नीति आयोग का इनिशिएटिव है, गलत है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है, नीति आयोग का नहीं है। साहित्य अकादमी अवार्ड केवल 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, गलत है। इंग्लिश और राजस्थानी भी इसका हिस्सा है, तो 24 लैंग्वेजेस हो जाते हैं। इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है, दैट्स ट्रू। चिली बॉर्डर करता है पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना को, दैट्स ट्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत काम करती है, ये गलत है। अभी हमने डिस्कस किया था कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत काम करती है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा।